नमस्कार, पीपी न्यूज़ लाइन में एक बार फिर आपका स्वागत है और मैं हूं दर्शपाल गुप्ता। दर्शकों, जैसा कि आप जानते हैं, जब से कोविड-19 यहाँ आया है तब से पीपी न्यूज़ लाइन ने अपनी तरफ से पूरा प्रयास किया है कि इसके बारे में पूरी जानकारी आप तक पहुँचाए। इस सिलसिले में जम्मू के सबसे बड़े से बड़े डॉक्टर जो हैं, जाने माने डॉक्टर्स हैं, उन सबको यहाँ पे बुलाकर उनका इंटरव्यूज़ किया और आप तक पहुंचाया। हमें इससे बचने के लिए क्या कुछ करना चाहिए, किस तरह से हमें अपनी जीवन को जीना चाहिए, यहाँ तक हमने डॉक्टर जगदीश थापा को भी यहाँ बुलाकर उनसे भी ये जानना चाहा कि इस दौरान हमें क्या खान पान हमारा होना चाहिए, घर में रहन सहन कैसा होना चाहिए, घर का वातावरण कैसा होना चाहिए, ताकि इससे हम लड़ सकें। लेकिन आज हम आपको वो सब चीज़ें दिखाएंगे जिसे देखना आपके लिए बहुत ज़रूरी है। और मैं दावे के साथ कह सकता हूँ कि ये सब चीज़ें आपको पीपी न्यूज़ लाइन के अलावा कोई नहीं दिखा सकता। हम स्टूडियो से बाहर निकल के जाएंगे और उन जगहों पे जाएंगे यहाँ पे कोविड-19 के सबसे ज़्यादा पेशेंट हैं और किस तरह से डॉक्टर्स दिन रात वहाँ पे काम कर रहे हैं। मैंने बहुत कोशिश की उनसे बात करके, उनसे जानने की, और सचमुच कई बार तो वो अपने इमोशंस को दबा भी नहीं सके। उनके चेहरे, उनके आंसू ये बता रहे थे वो किस तरह मेहनत कर रहे हैं, और हम लोग फिर भी उनकी बातों को मान नहीं रहे, जान नहीं रहे। तो आइए आप सबसे पहले आपको सीडी हॉस्पिटल, चेस्ट डिजीज हॉस्पिटल, यहाँ कोविड-19 का सबसे बड़ा हॉस्पिटल है, सबसे बड़ा वार्ड है और सबसे ज़्यादा पेशेंट्स हैं। सबसे पहले हम बात करते हैं चेस्ट डिजीज हॉस्पिटल के सुपरिटेंडेंट डॉक्टर राजेश्वर शर्मा से। दूसरा हॉस्पिटल जिसमें पेशेंट हैं वो गांधीनगर में है, उसमें बच्चे, प्रेग्नेंट लेडीज़ जिनकी रीसेंट डिलीवरी हुई है वहाँ रखे जा रहे हैं। पर मेरे पास इस हॉस्पिटल में, चेस्ट डिजीज़ हॉस्पिटल में 53 पेशेंट्स हैं जिनका इलाज यहाँ चल रहा है। तो ये सारे ठीक हैं, कुछ इनमें सिम्टोमेटिक भी हैं, कोई सीरियस पेशेंट नहीं है। ये लेवल 2 फैसिलिटी गवर्नमेंट ने क्रिएट की है चेस्ट डिजीज़ हॉस्पिटल की। फर्स्ट वीक ऑफ अप्रैल से यहाँ जितने भी प्रोविंस में कोविड पॉजिटिव पेशेंट हो रहे हैं वो सारे के सारे यहाँ शिफ्ट कर रहे हैं और यहाँ इनका इलाज चल रहा है। डॉक्टर साहब, जब पेशेंट यहाँ पे आता है तो उसके लिए आप क्या प्रोवाइड करते हैं? आपने को किट बनवाई है, उनको कैसे ले जाते हैं, उनकी सेफ्टी मेजर के लिए, और डॉक्टर्स के लिए, उसके लिए आपने क्या कुछ किया? पहली बात तो सबसे पहले कि पेशेंट यहाँ जब भी एम्बुलेंस में आता है, हमारे यहाँ स्टाफ वाले वो हमें इन्फॉर्मेशन आई होती है पहले ही, जिस डिस्ट्रिक्ट से आता है उनके सीएमओ बोल देते हैं अब हमारी एम्बुलेंस चलिए, इस एम्बुलेंस का नंबर है, ये इतने टाइम में पहुंचेगी। हमारे स्टाफ वाले यहाँ रेडी रहते हैं, पीपी किट, N95 मास्क, पूरा जो उनकी स्टैंडर्ड प्रोटोकॉल है उसके हिसाब से रेडी रहेंगे, पूरे प्रिकॉशंस, प्रिवेंटिव मेजर लेके। एक हमने पेशेंट्स के लिए इन जनरल एक किट तैयार की है जिसमें हम पेशेंट को आते ही एक मग देते हैं, जिसमें उनके पास, चूँकि बाहर लॉकडाउन है, डेली नीड की कुछ चीज़ें पेशेंट को ज़रूर चाहिए होती हैं, जैसे डेली नीड में टूथपेस्ट, टूथब्रश, कॉम्ब, ये एट्सेट्रा, साबुन, कपड़े धोने वाला साबुन। कईयों के पास चप्पल नहीं है, जैसे कोई 2 पेशेंट बीच में आ गए कि हमें चप्पल भी चाहिए, तो हमने वैसे ही रखा हुआ, एक चप्पल में, एक साबुन नहाने वाला, एक कपड़े धोने वाला, टूथपेस्ट, ब्रश, कॉम्ब, एक मग, बाकी बकेट तो हैं, एक डिस्पोजेबल शीट, एक टॉवल, एक अलग से पूरी शीट, वो पेशेंट को बाहर देते हैं। पानी की बोतल देते हैं, हमारा स्टाफ वहाँ गेट पे सारी बात उनको समझाता है, कैसे जाना, कैसे रहना, कैसे करना है। जब ये पेशेंट अंदर चले जाते हैं फिर एक स्टाफ मेंबर वहाँ है, वो पहले से उनको पहले देखेंगे, एग्ज़ामिन करेंगे। अगर इनको कोई और बीमारी है, जैसे किसी को शुगर है या किसी को ब्लड प्रेशर है या कोई मेडिसिन खा रहा है, उनकी पूरी हिस्ट्री लेके एग्ज़ामिन करके अकॉर्डिंगली जो हमारे स्टैंडर्ड प्रोटोकॉल है उनकी मेडिसिन यहाँ से जाती है। एक बाहर से वो लेकर तैयार बंदा जाता है, जिसने अंदर किट पहनी है वो पेशेंट को एग्ज़ामिन करके अकॉर्डिंगली मेडिसिन सारी उनको दे के समझा के फिर आता है।
तो ये एक प्रोटोकॉल है, ये एक स्टैंडर्ड प्रोटोकॉल है पेशेंट्स को शुरू में ट्रीटमेंट का। डॉक्टर साहब कितने पेशेंट यहाँ पे आप रख सकते हैं? हमारे पास यहाँ 100 से ज़्यादा की कैपेसिटी, 140 बेड का हॉस्पिटल था और हम यहाँ पे 140 से ज़्यादा पेशेंट रख सकते हैं। आज तक तो इतना कोई रश हुआ नहीं, पर कल से ही यहाँ 15 पेशेंट रात भर से आए हुए हैं। इससे पहले तो 25, 30, 34, 35 तक भी हुए। बीच में जब ठीक हो जाते हैं तो कुछ जा भी रहे हैं, कुछ नए आ भी रहे हैं, बट कल सबसे ज़्यादा लास्ट 24 आवर्स में पेशेंट ज़्यादा है। डॉक्टर साहब जो नॉर्मल पेशेंट जैसे जिस हॉस्पिटल चेस्ट डिजीज़ के जो पेशेंट्स होते हैं वो पहले यहाँ थे, जब आ रहे हैं तो उनके बारे में आप क्या कर रहे हैं? हमारे जो चेस्ट डिजीज़ के पेशेंट यहाँ आ रहे हैं, हमारे पहले तो मैं बोलूँगा कि यहाँ के जो चेस्ट डिजीज़ के पेशेंट यहाँ एडमिटेड थे पहले, जिनका ट्रीटमेंट चल रहा था, वो सुपर स्पेशलिटी में 2 वार्ड्स मिल गए हैं, वहाँ पे शिफ्ट कर दिए हैं। हमारे डॉक्टर राउंड दी क्लॉक मॉर्निंग, वेट, नाइट उनका ट्रीटमेंट कर रहे हैं। सारी मेडिसिन यहाँ की जो उनको चाहिए, टीबी की मेडिसिन या एंटीबायोटिक यहाँ से जा रहे हैं। हमार वो यहाँ से पूरे का पूरा जैसे इधर चलता था, सिर्फ जगह बदली है, उधर पेशेंट को पूरा ट्रीटमेंट मिल रहा है। कंसल्टेंट हमारे हेड ऑफ डिपार्टमेंट, फैकल्टी वाले सारे राउंड करते हैं। सुबह जब वो आएंगे, सुबह पहले राउंड घंटा 1.5 करेंगे। दिन में अगर कोई कॉल होती है तो तब भी वहाँ जा रहे हैं, और उसके बाद शाम को जब छुट्टी करनी है उसके बाद तब भी वो पेशेंट को देख के सेटल करके जाते हैं। दूसरी बात रही इनकी ओपीडी में जो पेशेंट चेस्ट डिजीज़ के आ रहे हैं, वो हमारी एक फ्लू ओपीडी में एक कंसल्टेंट हमारा डेली बैठता है। सुबह 10 बजे से लेके मेडिकल कॉलेज ओपीडी हमारी वहाँ चल रही है, एक्सरे वहाँ हो रहे हैं। कोई जितने भी लेबॉर्ट्री के टेस्ट यहाँ होते थे मेडिकल कॉलेज में हो रहे हैं। एडमिशन वालों को या कोई कॉल आ रही है इंटर स्पेशलिटी, तो वो सब के सब एडमिट करके सुपर स्पेशलिटी में भेजे जा रहे हैं। बाकी टीवी के टेस्ट जैसे स्पूटम वाले हो गए, टीवी की दवाई डिस्ट्रिक्ट ट्यूबरक्लोसिस सेंटर हमारे कैंपस में ही अवेलेबल है, और वो एज़ पर रूटीन जैसे पहले देते थे सारे टेस्ट भी कर रहे हैं, सारी टीवी की मेडिसिन भी एज़ यूजुअल दे रहे हैं। अगर कोई पेशेंट नहीं पहुँच पा रहा तो इनके वर्कर्स वहाँ पे उनके घरों में मेडिसिन, उनके टेलीफोन नंबर अवेलेबल है, टेलीफोन करके डिलीवर कर रहे हैं। कोई पेशेंट चेस्ट डिजीज़ का, ट्यूबरक्लोसिस का आज तक कोई किसी को सफ़र नहीं करने दिया गया। सबको ऐसे ही जैसे पहले इलाज चलता था वैसे ही देख रहे हैं। डॉक्टर साहब जितने पेशेंट आपके पास हैं उनमें से कोई सीरियस पेशेंट या कोई वेंटिलेटर पे तो नहीं है? आज तक तो कोई भी यहाँ पेशेंट जितने भी आए लेवल 2 तक के आए, कोई बड़ा सीरियस पेशेंट यहाँ नहीं आया, तो ना ही कोई अभी तक वेंटिलेटर पे डालने की कोई ऐसी नौबत आई है। तो ये जितने पेशेंट हैं ये लेवल 1 या लेवल 2 के हैं, सिम्प्टोमेटिक हैं, बट इनको जो स्टैंडर्ड प्रोटोकॉल्स हैं या जो इनको कोमार्बिड डिजीज़ हैं उनका पूरा ट्रीटमेंट यहाँ दिया जा रहा है। और उनके टेस्ट भी टाइम टू टाइम जैसे एक्सरे, ब्लड के ECG सारे हो रहे हैं यहाँ पे अंदर। तो ये कोई भी ऐसा सीरियस नहीं हुआ। काफ़ी सारे पेशेंट यहाँ से 40+ पेशेंट जो हैं ट्रीट होकर यहाँ से हेल्दी घर चले गए। डॉक्टर राजेश्वर शर्मा से बात करने के बाद हमें पता चला कि किस तरह से उन्होंने तैयारियां की हैं। यहाँ तक उन्होंने किट्स तैयार करके रखी हैं। जब पेशेंट आता है तो उसे वो किट दी जाती है जिसमें उसके कपड़े होते हैं, बेडशीट होती है, उसके अलावा टूथब्रश और मग, ये सब चीज़ें पानी पीने का जो ज़रूरत की चीज़ें हैं, जो उसे अपने ही कमरे में, अपने ही बेड में काम आने वाली चीज़ है। हमने सिटी हॉस्पिटल के HOD डॉक्टर राहुल गुप्ता से भी जानकारी लेनी चाहिए, क्योंकि वो ऐसे एक डॉक्टर हैं जो इन पेशेंट के साथ डील कर रहे हैं। सर पोजीशन जैसे अभी मेडिकल सुपरेंट साहब ने आपको बताया है कि वी आर ए डेडिकेटेड कोविड हॉस्पिटल, चेस्ट डिजीज़ हॉस्पिटल। एट प्रेजेंट हमारे पास 53 इन पेशेंट हैं और 41 पेशेंट हम डिस्चार्ज कर चुके हैं अभी तक ठीक करके। बिल्कुल आज जो सबसे बड़ी एक बात जो मैं आपके साथ शेयर कर रहा हूँ कि एक हमारे हॉस्पिटल में 85 ईयर्स ओल्ड बुज़ुर्ग दाखिल थे, वो बिल्कुल ठीक हो गए हैं भगवान की दया से और हमारे डॉक्टरों की कोशिश की वजह से। ही इज़ कोरोना फ्री। आज उनको हमें अभी कुछ दिनों कुछ आधे घंटे के अंदर हम उनको डिस्चार्ज कर रहे हैं। ये एक हमारे लिए बड़ी इंकरेजमेंट की बात है और ये एक बड़ा अच्छा साइन है कि एक 85 ईयर्स ओल्ड मैन विद कोमॉर्बिड कंडीशंस, जिनका एक बाजू बिल्कुल फ्रैक्चर था, ही इज़ क्योर्ड ऑफ कोरोना एंड ही इज़ गोइंग बैक।
डॉक्टर साहब, जब हम कोविड-19 की बात करते हैं इस वक्त, तो सिटी हॉस्पिटल में आने की बात करते हैं, तो एक डर सा दिमाग में रहता है कि हम हॉस्पिटल जा रहे हैं सभी को। तो क्या आपका स्टाफ, आपका पैरामेडिकल स्टाफ इस मामले में कितनी आगे, और क्या कितने वो इस काम कर रहे हैं इस पे? देखिए सर, जब कोरोना नहीं था तब भी लोगों को सिटी हॉस्पिटल में आने में बड़ी डर लगता था, लेकिन जब से ये कोरोना का एपिडेमिक आया है तो घबराहट ज़्यादा है। हमारे स्टाफ में भी बड़ी इनहिबिशंस थी, अभी भी हैं, पर लेकिन हम उनको समझा रहे हैं कि ऐसा नहीं है, प्रॉपर प्रोटेक्शन गियर के साथ जाना है। और हमने ये सुनिश्चित किया है आज तक कि हमारा स्वीपर से एक डॉक्टर जो भी अंदर जा रहा है वो उसको पूरा प्रोटेक्टिव गियर प्रोवाइड करके तब भी अंदर जाएगा। और इसके लिए हम गवर्नमेंट का भी शुक्रिया अदा करते हैं, सिविल सोसाइटी का शुक्रिया अदा करते हैं। बहुत सारे लोगों ने हमारे को आगे आके डोनेशन दी है कि सो डैट कि हम मन लगा के और विद द बेस्ट हम अपना काम कर सकें। जैसा आपने कहा, सोसाइटी आपको भी काफ़ी मदद कर रही है इस मामले में, तो इनके खान पीन का क्या इंतज़ाम है? क्या आपकी तरफ से हो रहा है या कोई सोसाइटी कर रही है? नहीं, खाने का इंतज़ाम हमारा गवर्नमेंट के थ्रू जो है, हमारा मील्स आ रही हैं। उसके अलावा हमारे अपने कुछ डॉक्टर्स हैं, कुछ सोशल ऑर्गेनाइजेशंस हैं जो डोनेट कर रही हैं। ठीक है, कोई पानी डोनेट कर रहा है, कोई बिस्किट डोनेट कर रहा है, कोई फ्रूट्स डोनेट कर रहा है। सब लोग आगे आके इस टाइम पे मदद कर रहे हैं, ये बहुत बड़ी अच्छी बात है। तो इनके साथ कोई अटेंडेंट भी है या अकेले ही काम कर रहे हैं? नहीं, ये देखिए, ये आइसोलेशन वार्ड है, यहाँ पे अटेंडेंट अलाउड नहीं है। अगर कोई अटेंडेंट जाएगा तो उसको भी खतरा है कि उसको भी कोविड होने का चांसेस रहते हैं। तो इसीलिए जो भी करना है, खाने से लेके बीमारी का इलाज करना है, जो भी करना है वो हमारे स्टाफ ने करना है। तो हमारा स्टाफ उनके लिए एक फैमिली मेम्बर भी है जिसने खाना भी खिलाना है और ध्यान रखना है। हमारा सफ़र यहीं ख़त्म नहीं होता। हम सबसे जो ज़रूरी बात है वो है पेशेंट्स का टेस्ट। जब तक उसकी रिपोर्ट नहीं आती, डॉक्टर्स आगे पेशेंट का ट्रीटमेंट नहीं कर सकते। तो हम जम्मू मेडिकल कॉलेज के माइक्रोबायोलॉजी डिपार्टमेंट में गए और वहाँ जाकर हमने डॉक्टर प्रोफेसर शशि सुदन HOD से मिले। वहाँ जाकर हमें लगा कि धरती पर भगवान है तो यहाँ पे है। आप हैरान होंगे। पहले मैं आपको ये बता दूं कि डॉक्टर शशि सुदन पिछले कई महीनों से अपने घर नहीं गए, अपने परिवार से दूर बैठी हुई है। कुछ देर पहले वहाँ एक डॉक्टर सिकंदर थे, उनमें कोरोना पॉजिटिव पाया गया और उसके बाद डॉक्टर शशि सुदन 15 दिन के क्वारंटाइन में चले गए और उसके बाद वो हॉस्पिटल में है। यकीन करेंगे आप, रात के 3 बजे तक वो वहां पे टेस्ट कर रहे होती है और 3 बजे के बाद होटल जो कमरा उन्हें मिला है वहां जाके और सुबह 8 बजे अपनी पूरी टीम के साथ फिर वहीं आ जाती है। किस तरह से टेस्ट होता है, क्या कुछ होता है वहां पे, वहां आने के बाद सैंपल कहाँ रखे जाते हैं, किस तरह रिकॉर्ड किया जाता है, ये सारी बातों की जानकारी हमें रेनू कौल, चीफ टेक्नीशियन है, उन्होंने हमें दी। काफी मुश्किल अवसर था जब हमने देखा कि रेनू कौल अपने इमोशंस को बड़ी मुश्किल रोक रही थी, लेकिन वह एक बात कह रही थी कि हमें डॉक्टर सुदन का हमें बहुत सहारा है, उनका हाथ हमारे सर पे है, हम इसलिए दिन रात काम कर रहे हैं। है कि हमारे यहाँ जो काम होता है, सुबह 8 बजे हमारी पूरी टीम्स बनी हुई हैं। 8 बजे से एक टीम आती है, पहले वो सुबह का जो हमारा अरेंज सैंपल्स होते हैं रात को ही, रात के 2 बजे 3 बजे तक वो अरेंज हुए होते हैं, तो उनको वो प्रोसेस करती है। हमारे वो 3, साढ़े 3, 4 घंटे 5 घंटे लग जाते हैं प्रोसेस करते हुए सैंपल्स को। उसके बाद जो ये काम है हमारा रात के 2, 3 क्या 4 क्या, हमारी नाइट टीम वाली जो है, जो अरेंज करती है रात को सैंपल्स, वो सुबह 6 बजे तक यहाँ पे होती है। उसके बाद ही वो वापस अपने रूम में जाती है। तो वर्कलोड बहुत ज़्यादा है हमारा यहाँ पे। क्या बोल रही है, वर्कलोड बहुत ज़्यादा है, बहुत ज़्यादा है। इतना प्रेशर है कि हम
हमारा जो भी काम चल रहा है हमारी मैम की वजह से ही है, क्योंकि ये हमारे इस सर पे हाथ रख के हमको एनकरेज करती रहती है हर बार, क्योंकि हम इस वक्त पब्लिक के लिए काम करें। जो इस वक्त महामारी पूरी दुनिया में फैली हुई है उसको कैसे काबू करें, हमारे पास तो कुछ ऐसा कुछ है नहीं, हम सिर्फ टेस्ट करके ही कर सकते हैं। और हमारी कोशिश है कि हम ज़्यादा से ज़्यादा टेस्ट करें और पॉजिटिव पेशेंट्स निकालें जिनको क्वारंटाइन करके आगे फैलने से रोकें। इसके लिए हमने डॉक्टर सूदन को बधाई भी दी और उनसे भी बातचीत की। उन्होंने भी बताया कि किस तरह से कम सामान होते हुए भी, सामान की कमी होने के बावजूद भी पेशेंट जितने बढ़ते जा रहे हैं, हम उतना ही ज़्यादा काम कर रहे हैं। ना में जब ये वुहान में एपिडेमिक थोड़ी एक्सप्लोसिवली अपीयर हुई थी, पहले ही इसका अपीयर होना ही बड़ा अलग तरीके का था, लाइक अ वाइल्ड फायर, तो तैयारियां हमने तभी शुरू कर दी थी। जैसे एनी इन्फेक्शन इज़ अ फ्लाइट अवे, चाइना है तो इंडिया है, इंडिया है तो यूएस, मतलब कोई भी, तो तैयारियां हमने वेल इन टाइम सिस्टमेटिक कर दी थी स्टार्ट, जिसमें हमारी एक तो क्लिनिकल साइट्स थी कि पेशेंट्स मैनेजमेंट का था, हमने अपनी जो लेबॉर्ट्री की जिम्मेवारी अच्छे से अपने आप को मतलब स्ट्रीमलाइन करना बिना टाइम वेस्ट किए कर दिया। उसमें हमारी ये जो लेबॉर्ट्री है ये वायरल रिसर्च एंड डायग्नोस्टिक लैब अंडर इंडियन काउंसिल ऑफ मेडिकल रिसर्च ऑलरेडी थी एग्जिस्टिंग। ये 2014 के एंड में हमने स्टार्ट किया था थोड़ा काम, स्वाइन फ्लू का टेस्ट करते थे, तो उस वजह से हम ये टेक्निक को थोड़ा हमारा हैंड्स ऑन एक्सपीरियंस था। और नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ वायरोलॉजी पुणे और इंडियन काउंसिल ऑफ मेडिकल रिसर्च ने भी शुरू में उन्हीं लैब्स को डेजिग्नेट भी किया, तो पहली 50 लेबॉर्ट्रीज़ जब पहचानी गई उसमें हम भी थे। और उनके पहचानने से भी पहले हमने अपनी NIV पुणे से रिएजेंट्स मंगवा के 8 मार्च को अपनी रिहर्सल स्टार्ट कर दी, तो 9 को हमने पहले 5 मरीज़ों का टेस्ट कर लिया था। तब से हम एक दिन भी रुके नहीं हैं, कोशिशों में आगे बढ़ते गए हैं, अपनी क्षमता बढ़ाते गए हैं, और तकरीबन जितनी एक्सपेक्टेशंस हमारे से हैं उस पे पूरा उतर ही रहे थे, जब तक नहीं कि लास्ट वीक हमारे पास एक्सप्लोसिव इनफ्लक्स ऑफ पेशेंट्स, ये जो ट्रेन्स आ गई या कमिंग बैक होम, ये सारा लेबरर्स और स्टूडेंट्स लाए गए, तो फिर हमें लगा कि हम कोप अप नहीं कर पाएंगे। तो सरकार ने भी समझा हमारी लिमिटेशंस को और आगे पीछे लाल पैथ लैब को अप्रोच किया। लेकिन मैं गर्व से कह रही हूँ अभी भी कि लाल पैथ भी हमें मतलब वही टेक्निकलिटी ऑफ द टेस्ट और लेबर इंटेंसिवनेस ऑफ द टेस्ट की वजह से, जैसे वो भी 1,500-2 हज़ार से ज़्यादा अभी मान नहीं रहे हैं हमारे टेस्ट करने। तो हमारी लेबॉर्ट्री बेशक इंफ्रास्ट्रक्चरली वीक थी, लेकिन वर्क कल्चर और गुड लैब प्रैक्टिसेस की वजह से, और बहुत अच्छी टीम है हमारी, और मिशनरी ज़ील से हमारे सारे टीममेट्स काम कर रहे हैं, उस वजह से हम थोड़ा बहुत कंट्रीब्यूट कर पा रहे हैं। थक नहीं रहे हैं, ये आगे बढ़ते जा रहे हैं, तो ये मेरे को अच्छा लग रहा है इनका। और आप लोग जो एनकरेज करने, बीच में कुछ टीम्स हम थक रहे थे, तो एनकरेजमेंट से अब थोड़ा थकना हमारा कम हो रहा है आपके बीच आने की वजह से। नहीं डॉक्टर साहब, आप बहुत काम कर रहे हैं। अच्छा डॉक्टर साहब, मैं ये आज जानना चाहूँगा कि आपके यहाँ जो किट्स होती हैं, टेस्ट किट्स होती हैं, उनकी कोई कमी या कितने टेस्ट रोज़ के आप यहाँ पे कर रहे हो, कितनी आपकी कैपेसिटी है? सर अभी बहुत ज़्यादा स्ट्रेच करके 1000 तक का मैं राउंड फिगर दे पा रही हूँ। हालांकि सरकार हमारे से उम्मीद कर रही है कि हम बढ़ाएं क्षमता को, डिस्पाइट आवर बेस्ट एफर्ट्स हम नहीं बढ़ा पा रहे हैं। उससे मेरे को लगता है कि हम चाहते नहीं हमारे टेस्ट की क्वालिटी कॉम्प्रोमाइज़ हो जाए, कोई हम पॉजिटिव मिस करना शुरू हो जाएं, या फिर कोई बायोसेफ्टी मेरे लैब स्टाफ की कॉम्प्रोमाइज़ हो जाए। तो मैं नहीं चाहती हूँ कि वो चीज़ों पे कोई कॉम्प्रोमाइज़ आए। उसके बावजूद भी हम अब और सोचना शुरू हो गए हैं कि कैसे बढ़ा सकें अपनी कैपेसिटी को, वो रास्ते निकाल रहे हैं। ऑल्टरनेटिव स्पेसेस आइडेंटिफाई इंस्टीट्यूशन में कर रहे हैं, और बेंचेस ले डाउन करें, ह्यूमन रिसोर्स और हमारे साथ जोड़ा जाए, तो उससे हम थोड़ा आगे बढ़ सकते हैं। इसमें डॉक्टर शशि सूदन और इनकी टीम काम कर रही है। आई मस्ट से इट इज़ रियली स्टुपेंडस, इट इज़ एडमिरेबल, इट इज़ एडोरेबल। आई हैव माई वोकैबुलरी लैक्स टू मैनिफेस्ट द इंटरनल फीलिंग्स एज ए मैटर ऑफ फैक्ट, क्योंकि इनके पास उतना इंफ्रास्ट्रक्चर नहीं है। हमारे यहाँ पे इंफ्रास्ट्रक्चर बहुत कम डेवलप हुआ है डिपार्टमेंट माइक्रो एज फार एज COVID-19 इज कंसर्न। अदरवाइज ओवर द पीरियड ऑफ टाइम द डिपार्टमेंट हैज़ ग्रोन टू ए लेवल
तो लेकिन कोविड के लिए nobody was prepared. COVID-19 के nobody was prepared. As a matter of fact, the state was not prepared, the country was not prepared. In fact, the entire globe was not prepared. तो it befell on us. तो सडनली जब इतना वर्कलोड इनके सर पे आ गया और जो हमारा स्टाफ भी है वो उतना वेरी वेल ट्रेंड नहीं है, और ये रोज़ के जो टेस्ट, मेरी जब बात हुई है मैं हैरान हो गया, ये 1000+ टेस्ट रोज़ के कर रहे हैं, जबकि इनको एक स्टेप होता है उसमें, दैट इज़ टेक्निकली कॉल्ड RNA एक्सट्रैक्शन, दैट इज़ बीइंग डन मैनुअली. आई एम सरप्राइज how they coping up. They are doing +1000 tests daily विदाउट ऑटोमेशन. लेकिन ये है कि ये कर रहे हैं, बहुत हिम्मत की बात है. लेकिन इस टाइम पे ये जो काम कर रहे हैं और इतनी चैलेंजिंग सर्कमस्टांसेस में, और मुझे ये पता चला यहाँ पे ही हमारे एक स्टूडेंट होते थे डॉक्टर सिकंदर, तो वो पॉजिटिव आ गए थे एक दिन. तो उसके बाद डॉक्टर शशि खुद 15 दिन क्वारंटीन में रही हैं, और उसके बाद 15 दिन के क्या क्वारंटीन में रही हैं, घर ही नहीं जाती हैं वो. ये वहीं पे मतलब 2 बजे तक, मेरे को ख्याल था 11 बजे तक, तो मैंने जब इससे बात करी तो ये 2-3 बजे तक यहाँ पे टेस्ट करते रहते हैं. तो मतलब जो ये कर रहे हैं, समटाइम्स आई एम सरप्राइज, इज इट ह्यूमनली पॉसिबल रियली और नॉट, बट दे आर डूइंग इट. आई मस्ट से हम जितनी भी इनकी तारीफ़ करें और जितना भी सोसाइटी की तरफ से इनका शुक्रिया अदा करें वो बहुत कम है. मैं J&K सिविल सोसाइटीज़ की तरफ से सिर्फ ये एश्योर करना चाहता हूँ कि हमारी तरफ से अगर कोई भी हमारा थोड़ा सा एफर्ट इनको काम करने में कोई सहूलियत कर सके तो हम वी आर ऑलवेज देयर. हम शोल्डर बाय शोल्डर, शाना ब शाना डॉक्टर शशि के साथ हैं. इसके बाद एक बहुत बड़ा पहलू हमारे सामने था, वो था ये, इतनी मेहनत करने के बाद भी भगवान ना करे अगर किसी की मृत्यु हो जाती है तो उसके अंतिम संस्कार में क्या होता है. जैसा कि आपने पिछले दिनों जम्मू में एक बहुत बड़ी चर्चा सुनी होगी कि कोविड-19 से एक पेशेंट की मृत्यु होगी पर उसके अंतिम संस्कार के लिए जगह नहीं मिली. जोगी गेट में वहां की कॉरपोरेटर, उसने मना कर दिया कि यहां हम संस्कार नहीं करने देंगे. हमारे शास्त्रों में तो कहते हैं कि मृत्यु शरीर की सबसे ज्यादा इज्जत दी जाती है, चाहे वो मृत्यु शरीर किसी दुश्मन का भी हो. इसीलिए युद्ध में भी लड़ने के बाद हम दुश्मनों की लाशें बाइज्जत उन तक पहुंचाते हैं, लेकिन यहां हमारे ही घर में हमारे ही आदमी की उसकी मृत्यु होने के बाद उसके शरीर अंतिम संस्कार के लिए तड़प रहा होता है और उसके परिवार तड़प रहे. क्या रीजन है? रीजन ये है कि हमें प्रशासन ने आज तक इसकी गाइडलाइन नहीं दी. हमें आज तक यह नहीं बताया गया कि इसका क्रीमेशन, इसका संस्कार किस तरह किया जाना चाहिए. उस कॉर्पोरेटर्स को या अन्य कॉर्पोरेटर्स को किसी की मीटिंग बुला के यही नहीं कहा गया जो व्यक्ति इस दुनिया से चला गया है उसका अंतिम संस्कार जब उसने दफनाना है तो किस तरह से करना है. लेकिन आज हमने इसकी भी जानकारी लेनी चाहिए. हम सिटी हॉस्पिटल में गए अपनी टीम के साथ और वहां इन चीजों से जो डील कर रहे हैं डॉक्टर खान से हमने बात की. जो मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ है हमारी, उनकी गाइडलाइंस जो इशू हुई हैं उसमें भी सबसे पहले ऊपर स्पेसिफाई किया गया कि अगर प्रॉपर सेफ्टी प्रिकॉशंस को लिया जाए तो किसी भी नॉर्मल डेड बॉडी को जब आप क्रिमेट करते हैं या बरियल करते हैं तो जितना उसमें रहेगा उतना ही रिस्क रहेगा, कोई एडिड रिस्क नहीं रहेगा. तो ये है, पर हमें सेफ्टी प्रिकॉशंस में इसको फॉलो करना है. तो इसमें सेफ्टी प्रिकॉशंस जो हैं वो क्या रहते हैं, सबसे पहले वो हमारे इम्पोर्टेंट हैं. तो पर सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ है पहले कि हमें कम्युनिटी को, जो हमारे क्रिमेटोरियम्स वगैरह में स्टाफ रहता है, उनको रीअश्योर करना है, और जो हमारी आगे कम्युनिटी है उसके आसपास जो लोग रहते हैं उन सबको कि इस बॉडी को जब आप डिस्पोज ऑफ करते हैं तो उससे कोई एडिड रिस्क नहीं होगा. जब तक हम सेफ्टी प्रिकॉशंस को फॉलो करेंगे तो बिल्कुल नहीं होगा. तो इसमें सबसे हमारे इम्पोर्टेंट क्या रहता है कि पहले हमारा जो स्टाफ है वो ट्रेंड होना चाहिए बिल्कुल कि पीपी किट्स वगैरह कैसे उनने यूज़ करनी है. उनको ये सारी
जो है कि हम बॉडी कैसे डिस्पोज होना है इसके बारे में पूरी तरह से ट्रेनिंग रहनी चाहिए। इसमें सबसे पहली चीज़ क्या है कि हमने बॉडी को जो है रिमूव करना है आइसोलेशन से। आइसोलेशन वार्ड में होगी बॉडी, वहाँ से रिमूव करना है। उसमें सबसे पहले क्या है कि जैसे पीपी किट पहनने वगैरह का जो डोनिंग का तरीका रहता है, वो डोन करने के बाद जो हमारा हेल्थ केयर वर्कर होगा वो अंदर जाएगा, वो ट्यूब्स, ड्रेन्स, कैथेटर्स वगैरह जो हैं वो बॉडी में से रिमूव करेगा। इसमें जो हमारे कैनुलास वगैरह होते हैं ये शार्प होते हैं, तो शार्प डिस्पोजल का अलग क्राइटेरिया रहता है और बाकी बायोमेडिकल डिस्पोजल का अलग क्राइटेरिया रहता है। तो इन सब चीज़ों को वो हमारा जो है वो सबसे पहले रिमूव करेगा बॉडी से। उसके बाद बॉडी में कोई भी पंक्चर हो, जैसे कैनुला होगा तो उसका पंक्चर वूंड होगा, या और भी कोई किस्म का वूंड हो तो उसको 1% हाइपोक्लोराइड से जो है डिकंटेमिनेट किया जाएगा। ठीक है। उसके बाद अगली जो सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ है, जो नेज़ल और ओरल कैविटी हमारी, इसको प्लग किया जाएगा ताकि यहाँ से कोई फ्लूइड्स वगैरह जो है लीक ना करें और वो इन्फेक्शन का सोर्स बन सकते हैं। उसके बाद सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ जो है, ताकि हम जो हमारे क्रिमेटोरियम वगैरह में लोग सब सेफ रहें, सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ है जो हम बॉडी बैग में बॉडी को शिफ्ट करेंगे। जब हम बॉडी बैग में बॉडी को शिफ्ट करेंगे तो उसमें जो हमारा हेल्थ केयर वर्कर है वो देखता है कि कोई लीक वगैरह तो नहीं है, लीक प्रूफ होता है बॉडी बैग बिल्कुल, और स्टिल वो एक दफ़ा और चेक करता है उसको। उसके बाद वो बॉडी बैग में उसको शिफ्ट करेगा। बॉडी बैग में शिफ्ट करने के बाद भी बॉडी बैग को आगे डिकंटेमिनेट किया जाएगा, किससे? हाइपोक्लोराइड से। फर्दर प्रिकॉशन लिया जाएगा, हाइपोक्लोराइड से किया जाएगा। इन सब प्रोसीजर्स में सबसे इंपॉर्टेंट है, जब वो कर रहा होगा फॉलो, तो वो हैंड हाइजीन को अपने करता रहेगा। क्योंकि क्या, जो डेड बॉडी है वो एरोसोल्स प्रोड्यूस नहीं कर सकती, वो ड्रॉपलेट्स प्रोड्यूस नहीं कर सकती। डेड बॉडी में अगर इन्फेक्शन होगा तो वो फोमाइट इन्फेक्शन होगा किसी मटेरियल से। अगर आप उसको फिर किसी आँख पे, मुंह पे, नाक पे कहीं टच करते हैं, उस तरह से हो सकता है। बॉडी जो है वो एरोसोल प्रोड्यूस नहीं करती है, तो जो नॉर्मल पेशेंट में रिस्क रहता है ड्रॉपलेट की वजह से, वो डेड बॉडी में नहीं होगा। तो सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ इसमें हैंड हाइजीन साथ साथ में करते रहना है। अब जब बॉडी बैग को हमने एक दफ़ा बाहर से भी डिकंटेमिनेट कर दिया, उसके बाद हमने नेक्स्ट चीज़ क्या करनी है, उसके बाद जितना भी हमारा वेस्ट मटेरियल, कपड़े, लिनन वगैरह जो होता है वो होगा, उसको भी प्रॉपरली बायोमेडिकल वेस्ट में डाल के उस बैग को भी बाहर से डिकंटेमिनेट करना है। शार्प अलग में जाएगा और बाकी बायोमेडिकल अलग में जाएगा, क्योंकि शार्प से आगे प्रिक वगैरह का खतरा रहता है। ठीक है। उसके बाद अगली चीज़ जो होती है हमारी ट्रांसपोर्टेशन है। ट्रांसपोर्टेशन से पहले अगर मॉर्चरी में रखना है तो मॉर्चरी के अपने प्रोटोकॉल्स हैं कि 4 डिग्री पे टेम्परेचर उससे नीचे नीचे मेंटेन होना चाहिए, और मॉर्चरी में जब शिफ्ट करना है तो शिफ्ट करते टाइम जो जिस ट्रॉली वगैरह पे किया उसको डिकंटेमिनेट करना है। बाकी मॉर्चरी में आगे और डिकंटेमिनेशन करनी है, बॉडी को रिमूव करने के बाद मॉर्चरी में रखने के प्रोटोकॉल अलग हैं। हम उस पर न जाते हुए हम ट्रांसपोर्ट पे जाएंगे। ट्रांसपोर्ट पे सबसे पहले कि जो लोग आपके हेल्थ केयर प्रोफेशनल्स या जो आपके हॉस्पिटल जो भी प्रोवाइड कर रहा है आपको लोग, वो पूरे पीपी किट्स में होंगे। उनकी रिस्पॉन्सिबिलिटी रहेगी बॉडी की ट्रांसपोर्टेशन की। वो फिर से बॉडी को एक दफ़ा जब वहाँ शिफ्ट करने के बाद बॉडी बैग को डिकंटेमिनेट करेंगे और देखेंगे कि बॉडी बैग पूरी तरह से वहाँ पे प्लेस हो जाता है, किसमें, हमारी एम्बुलेंसेस में। सेकंड, उसके बाद क्या चीज़ रहेगी कि वो जब एम्बुलेंस छोड़ के आएगी तो एम्बुलेंस को भी डिकंटेमिनेट करना है हमने। ठीक है। तो एम्बुलेंस को भी डिकंटेमिनेट करना है, हमारे जो हेल्थ केयर हैं वही प्रोफेशनल्स इसको हैंडल करेंगे। अब जब क्रिमेटोरियम पे एक दफ़ा पहुँचें या बेरियल ग्राउंड जहाँ पे भी हमने जाना है, ठीक है, इसमें दोनों जो मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ है, हमें दोनों चीज़ें ये क्या कहते हैं, इसमें कुछ स्पेशल ऐसे प्रिकॉशंस जो इस दिए हुए हैं वो मैं आपको बताता हूँ। वहाँ पहुँचने के बाद जो है सबसे पहला जो हमारा काम करेगी कि हमने क्रेमेटोरियम स्टाफ को बताना है कि भाई कोई एडिशनल रिस्क नहीं है, हम बॉडी बैग वगैरह में लेके आए हैं, पूरी तरह से सेफ़ रहेगा ये। दूसरी चीज़, उसके बाद के स्टाफ हमारा जिसने पीपी किट हमारी पहनी होगी वो एक चीज़ कर सकता है, व्यूइंग अलाउड कर सकता है। व्यूइंग अलाउ का मतलब है कि वो उसको बॉडी बैग को खोल के दिखा सकता है, लेकिन ये नहीं कि किसिंग, हगिंग वगैरह जो है उस तरह की चीज़ें उसके साथ हग वगैरह नहीं करना है। इवन हमने जो बेथिंग वगैरह जो बॉडी की वो भी अवॉइड करनी है, वो सब चीज़ें भी नहीं करनी। किसिंग, हगिंग, बेथिंग वो नहीं। बाकी कोई रिसेटेशन करना चाहता है, कोई स्प्रिंकल करना चाहता है उसके ऊपर, वो चीज़ की जा सकती है, लेकिन किसिंग, हगिंग और साथ में
ये बाथिंग वगैरह जो है ये अवॉइड किया जाए, ये अलाउड नहीं है, ठीक है। इससे हमारा आगे फैलने का खतरा रहेगा, ये इस चीज़ में ध्यान रखना है। बाकी व्यूइंग जो है, जो लास्ट दफ़ा आपने देखना चाहते हैं उस मृतक को, वो हम खोल के उसको दिखाया जा सकता है, ठीक है। उसके बाद सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ है जो ऐश वगैरह इसमें से प्रोड्यूस होगी, उसका भी इनको डरना नहीं चाहिए कि ऐश जो है वो इन्फेक्टिव होगी। जब एक दफ़ा बॉडी क्रीमेट होगी तो ऐश वगैरह का भी कोई मसला नहीं, कि उसमें कोई इन्फेक्शन नहीं होता। ये नहीं कि वो बॉडी को जलाने से जो लोगों को डर रहता है कि कहीं वातावरण में ऐसा जाएगा, ऐसा कुछ भी नहीं होता। तो ये सब चीज़ों का ध्यान रखना है। सबसे पहले जो है लोगों को ये डर ख़त्म करना है कि जब अगर यहाँ से हमारे जो हॉस्पिटल से जब बॉडी अगर आ रही है कोविड पेशेंट की, तो वो इस प्रिकॉशंस के साथ आ रही है कि उससे कोई एडिशनल रिस्क नहीं होगा जब उसको क्रीमेट करेंगे। वो जैसे नॉर्मल बॉडी का रहेगा वैसे ही रहेगा जब तक हम उस प्रिकॉशंस को फॉलो करेंगे। और जब हॉस्पिटल से आएंगे तो वो ज़रूर बॉडी बैग में और उन सारे प्रिकॉशंस को फॉलो करते हुए आएंगे। ये हमारा कोविड-19 का सफ़र यही नहीं ख़त्म होता। हम आपसे वादा करते हैं कि हम आगे भी आपको जितनी भी इंफॉर्मेशन होगी वो आपको देते रहेंगे। हम अपना कार्य करते रहेंगे, हम पीछे नहीं हटेंगे। यहां 5000 का मोबाइल लेकर जर्नलिस्ट बन रहे हैं, यहां लोगों का दिया हुआ अनाज बांटकर नेतागिरी हो रही है, फोटो खिंचवाए जा रहे हैं। लेकिन पीपी न्यूज लाइन इन योद्धाओं को जिनसे हम मिलके आए हैं सल्यूट करता है। नमस्कार।